तर्कशास्त्र विषयक हमारे आज के व्याख्यान का विषय है परंपरागत विरोध वर्ग, ट्रेडिशनल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। आज के इस व्याख्यान में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि परंपरागत विरोध वर्ग का स्वरूप क्या है, विरोध संबंध से क्या अभिप्राय है, विरोध संबंध के प्रमुख कौन कौन से प्रकार हैं और विरोध संबंध के ये जो प्रमुख प्रकार हैं इनकी सत्यता और असत्यता के क्या नियम हैं। साथ ही आज के इस व्याख्यान में हम परंपरागत विरोध वर्ग से संबंधित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं, स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न कौन से हो सकते हैं उन्हें भी स्पष्ट करेंगे। परंपरागत विरोध वर्ग, जिसे ट्रेडिशनल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन कहते हैं, ये निरुपाधिक तर्कवाक्यों के पारस्परिक संबंध की व्याख्या करता है। हमने अपने इससे पूर्व के व्याख्यान निरुपाधिक तर्कवाक्य के स्वरूप एवं प्रकार में ये स्पष्ट किया था कि निरुपाधिक तर्कवाक्य के 4 मानक आकार होते हैं, ए, ई, आई और ओ। ये जो 4 निरुपाधिक तर्कवाक्य हैं इन्हें परिमाण और गुण के आधार पर जो है दो भागों में विभाजित किया गया है। परिमाण के आधार पर निरुपाधिक तर्कवाक्य के 2 प्रकार हैं, सर्वव्यापी निरुपाधिक तर्कवाक्य एवं अंशव्यापी निरुपाधिक तर्कवाक्य। गुण के आधार पर भी निरुपाधिक तर्कवाक्य के 2 प्रकार हैं, एक है स्वीकारात्मक और दूसरा है निषेधात्मक या अस्वीकारात्मक। सर्वव्यापी निरुपाधिक तर्कवाक्य जो हैं वे हैं ए और ई। ए अर्थात सभी उद्देश्य विधेय हैं, ई कोई उद्देश्य विधेय नहीं है। अंशव्यापी जो निरुपाधिक तर्कवाक्य हैं वे भी 2 प्रकार के हैं। पहला जो है वह है कुछ उद्देश्य विधेय हैं और दूसरा जो है कुछ उद्देश्य विधेय नहीं है। इसमें से जो प्रथम है वह आई प्रकार का निरुपाधिक तर्कवाक्य है और जो कुछ उद्देश्य विधेय नहीं है ये ओ प्रकार का निरुपाधिक तर्कवाक्य है। इस प्रकार निरुपाधिक तर्कवाक्य के 4 प्रमुख मानक आकार हैं। ए सर्वव्यापी स्वीकारात्मक निरुपाधिक तर्कवाक्य जिसकी संरचना है सभी उद्देश्य विधेय हैं। ई सर्वव्यापी निषेधात्मक तर्कवाक्य जिसकी संरचना कोई उद्देश्य विधेय नहीं है। आई जो है अंशव्यापी स्वीकारात्मक निरुपाधिक तर्कवाक्य, इसकी संरचना कुछ उद्देश्य विधेय हैं। ओ निरुपाधिक तर्कवाक्य कुछ उद्देश्य विधेय नहीं है। ये 4 प्रकार के निरुपाधिक तर्कवाक्यों के जो मानक आकार हैं इनके पारस्परिक संबंध और इस संबंध के आधार पर इनकी सत्यता और असत्यता की व्याख्या ही परंपरागत विरोध वर्ग के अंतर्गत की गई है। अब हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि विरोध संबंध से क्या अभिप्राय है। विरोध संबंध 2 निरुपाधिक तर्कवाक्यों के मध्य पाया जाने वाला वह संबंध है जिनके उद्देश्य और विधेय तो समान होते हैं किंतु जिनके गुण परिमाण या गुण या परिमाण दोनों में अंतर होता है। जो विरोध संबंध की हमने ये जो परिभाषा की है इस परिभाषा से ये स्पष्ट है कि विरोध संबंध जो है निरुपाधिक तर्कवाक्यों के मध्य पाया जाता है और इसकी जो दूसरी विशेषता है कि जिन निरुपाधिक तर्कवाक्यों के मध्य ये पाया जाएगा उनके उद्देश्य और विधेय सदैव समान होंगे। तीसरा कि या तो इनमें गुण में अंतर होगा या परिमाण में, तथा गुण एवं परिमाण दोनों में भी अंतर हो सकता है। परंपरागत विरोध वर्ग अर्थात ट्रेडिशनल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन को एक छायाचित्र अर्थात डायग्राम के माध्यम से स्पष्ट किया गया है जो इस प्रकार है। जैसा कि इस चित्र में स्पष्ट हो रहा है कि जो ए और ई हैं इनके मध्य जो संबंध है वह विपरीत है, जबकि आई और ओ के मध्य जो संबंध है वह उप विपरीत संबंध है। ए और आई के मध्य तथा ई और ओ के मध्य जो संबंध है वह उपाश्रयण संबंध कहलाता है, जबकि ए और ओ तथा ई और आई के मध्य जो संबंध है वह
व्याघात संबंध कहलाता है। इस प्रकार परंपरागत विरोध वर्ग में जो विरोध संबंध है उसके 4 प्रकार हैं। वे इस प्रकार हैं। प्रथम जो है विपरीत संबंध, जिसे कॉन्ट्रेरी रिलेशन कहते हैं। उप विपरीत संबंध दूसरा जो प्रमुख प्रकार है, जिसे सब कॉन्ट्रेरी रिलेशन कहते हैं। तीसरा उपाश्रयण संबंध, जिसे सब अल्टरनेशन रिलेशन कहते हैं। और चौथा जो व्याघात संबंध, जिसे कॉन्ट्राडिक्शन रिलेशंस कहते हैं। अब परंपरागत विरोध वर्ग के ये जो 4 प्रकार हैं, इन चारों प्रकारों को हम एक एक करके समझते हैं। इनका स्वरूप क्या है? परंपरागत विरोध वर्ग में जो विरोध संबंध है उसका प्रथम जो प्रकार है वह है विपरीत संबंध, जिसे कॉन्ट्रेरी रिलेशन कहते हैं। कॉन्ट्रेरी रिलेशन की जो परिभाषा दी गई है वह ये दी गई है कि विपरीत संबंध 2 सर्वव्यापी निरुपाधिक तर्कवाक्यों के मध्य पाया जाने वाला वह संबंध है जिसमें ये दोनों तर्कवाक्य एक साथ असत्य तो हो सकते हैं किंतु सत्य नहीं। विपरीत संबंध की इस परिभाषा से विपरीत संबंध की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जो इस प्रकार हैं। प्रथम ये कि विपरीत संबंध 2 सर्वव्यापी निरुपाधिक तर्कवाक्यों के मध्य पाया जाने वाला संबंध है। और सर्वव्यापी निरुपाधिक तर्कवाक्य कौन कौन से हैं? ए तथा ई। अतः विपरीत संबंध ए और ई के मध्य पाया जाता है। जो विपरीत संबंध है इनमें जिन 2 निरुपाधिक तर्कवाक्यों के मध्य ये संबंध है, इनके उद्देश्य और विधेय भी समान होते हैं। ये परिमाण में भी समान होते हैं क्योंकि दोनों ही कैसे हैं? सर्वव्यापी हैं। किंतु इनके गुणों में अंतर होता है। इनमें एक जो होता है सर्वव्यापी स्वीकारात्मक तर्कवाक्य और दूसरा होता है सर्वव्यापी निषेधात्मक तर्कवाक्य। उदाहरणार्थ, सभी खरगोश पशु हैं, ये हमारा ए तर्कवाक्य है। तो ए तर्कवाक्य हमारा है कोई खरगोश पशु नहीं है। इस प्रकार इन दोनों निरुपाधिक तर्कवाक्यों के मध्य जो संबंध है उसे ही हम विपरीत संबंध कहते हैं। विपरीत संबंध में इन 2 सर्वव्यापी निरुपाधिक तर्कवाक्यों में सत्यता और असत्यता के प्रमुख नियम क्या हैं? विपरीत संबंध में जो 2 सर्वव्यापी निरुपाधिक तर्कवाक्य हैं, इनकी सत्यता और असत्यता का जो प्रथम नियम है वह ये है कि विपरीत संबंध में जो 2 निरुपाधिक तर्कवाक्य हैं ए और ई, ये दोनों एक साथ सत्य नहीं हो सकते। ये हमने इसकी परिभाषा से स्पष्ट किया। इससे ये स्पष्ट होता है कि विपरीत संबंध में एक निरुपाधिक तर्कवाक्य के सत्य होने पर दूसरा निरुपाधिक तर्कवाक्य असत्य हो जाता है। जैसे यदि ए सत्य है तो ई असत्य हो जाएगा और यदि ई सत्य है तो ए असत्य हो जाएगा। उदाहरणार्थ, यदि हम ये कहते हैं कि सभी खरगोश पशु है, यदि हमारा ये तर्कवाक्य सत्य है तो हमारा ई तर्कवाक्य कोई खरगोश पशु नहीं है असत्य हो जाएगा। और यदि हम ये कहते हैं कि हमारा ई तर्कवाक्य सत्य है अर्थात कोई खरगोश पशु नहीं है तो हमारा ए निरुपाधिक तर्कवाक्य जो है वह असत्य हो जाएगा। इस प्रकार विपरीत संबंध में एक निरुपाधिक तर्कवाक्य के सत्य होने पर दूसरा निरुपाधिक तर्कवाक्य असत्य हो जाता है। विपरीत संबंध में जो सत्यता और असत्यता का दूसरा महत्वपूर्ण नियम है वह ये है कि इन निरुपाधिक तर्कवाक्यों में से एक के असत्य होने पर दूसरा संदेहात्मक हो जाता है। अर्थात यदि एक तर्कवाक्य हमारा असत्य है, सभी खरगोश पशु हैं, यदि हमारा ये असत्य है तो हमारा ई निरुपाधिक तर्कवाक्य जो है संदेहात्मक हो जाएगा। इसी प्रकार यदि हमारा ई निरुपाधिक तर्कवाक्य असत्य है तो हमारा ए निरुपाधिक तर्कवाक्य संदेहात्मक हो जाएगा। परंपरागत विरोध वर्ग का जो दूसरा महत्वपूर्ण प्रकार है वह है उपविपरीत संबंध, जिसे सब कॉन्ट्रेरी रिलेशन कहते हैं। यह 2 अंशव्यापी निरुपाधिक तर्कवाक्यों के मध्य पाया जाने वाला एक संबंध है। ये दोनों निरुपाधिक तर्कवाक्य एक साथ सत्य तो हो सकते हैं किंतु असत्य नहीं।
अंशव्यापी निरुपाधिक तर्क वाक्य जो हैं वे दो हैं, आई और ओ। आई निरुपाधिक तर्क वाक्य जो है कुछ उद्देश्य विधेय हैं, ये इसकी संरचना है, जबकि ओ निरुपाधिक तर्क वाक्य की संरचना कुछ उद्देश्य विधेय नहीं है। उपविपरीत संबंध इन्हीं दो अंशव्यापी निरुपाधिक तर्क वाक्यों के मध्य पाया जाता है। इनके उद्देश्य और विधेय तो समान होते हैं, इनके परिमाण भी समान होते हैं क्योंकि ये दोनों ही अंशव्यापी है, किंतु इनके गुणों में अंतर होता है। एक अंशव्यापी स्वीकारात्मक तर्क वाक्य है, दूसरा अंशव्यापी निषेधात्मक तर्क वाक्य है। जहाँ आई तर्क वाक्य अंशव्यापी स्वीकारात्मक तर्क वाक्य है, वहीं ओ जो है अंशव्यापी निषेधात्मक तर्क वाक्य है। उपविपरीत संबंध का उदाहरण जैसे कि कुछ खरगोश पशु हैं और दूसरा जो है कुछ खरगोश पशु नहीं हैं। ये जो आई और ओ हैं, इन दोनों के मध्य जो संबंध है उसे ही हम जो है उपविपरीत संबंध कहते हैं। परंपरागत विरोध वर्ग का दूसरा प्रमुख प्रकार उपविपरीत संबंध सब कॉन्ट्रेरी रिलेशन में सत्यता और असत्यता के क्या नियम है, अर्थात उपविपरीत संबंध में एक तर्क वाक्य के सत्य होने पर दूसरे की क्या स्थिति होती है, इसी प्रकार एक के असत्य होने पर दूसरे की क्या स्थिति होती है। उपविपरीत संबंध में जो सत्यता और असत्यता के विषय में प्रथम नियम है वह ये है कि यदि उपविपरीत संबंध में एक निरुपाधिक तर्क वाक्य सत्य है तो दूसरा संदेहात्मक हो जाता है। उदाहरणार्थ, यदि हमारा आई तर्क वाक्य सत्य है तो हमारा जो ओ तर्क वाक्य है वह संदेहात्मक हो जाएगा। इसी प्रकार यदि ओ हमारा सत्य है तो आई संदेहात्मक हो जाएगा। उपविपरीत के संबंध में सत्यता और असत्यता का जो दूसरा महत्वपूर्ण नियम है कि उपविपरीत संबंध में एक निरुपाधिक तर्क वाक्य के असत्य होने पर दूसरा जो है सत्य हो जाता है। उदाहरणार्थ, यदि आई तर्क वाक्य असत्य है तो ओ तर्क वाक्य सत्य होगा और यदि ओ तर्क वाक्य असत्य है तो आई तर्क वाक्य सत्य होगा। इस प्रकार उपविपरीत संबंध में जो सत्यता और असत्यता के नियम हैं उनसे ये स्पष्ट है कि एक निरुपाधिक तर्क वाक्य के सत्य होने पर दूसरा संदेहात्मक हो जाता है और एक के असत्य होने पर दूसरा सत्य हो जाता है। परंपरागत विरोध वर्ग का तीसरा प्रमुख प्रकार जो है वह उपाश्रयण संबंध अर्थात सब अल्टरनेशन रिलेशन कहलाता है। ये संबंध जो है सर्वव्यापी और अंशव्यापी निरुपाधिक तर्क वाक्यों के मध्य पाया जाने वाला एक संबंध है, जिनके गुण तो समान होते हैं किंतु जिनके परिमाण में अंतर होता है। उदाहरणार्थ, ए और आई तथा ई और ओ के मध्य जो संबंध है वह उपाश्रयण संबंध कहलाता है। ए और आई में ए जो है वह सर्वव्यापी है और जो आई है वह अंशव्यापी है। गुण की दृष्टि से यदि देखा जाए तो ए स्वीकारात्मक है और आई जो है वह भी स्वीकारात्मक है। अतः जो उपाश्रयण संबंध है उसमें जिन दो निरुपाधिक तर्क वाक्यों के मध्य ये संबंध पाया जाता है उनके उद्देश्य एवं विधेय भी समान होते हैं। उनके परिमाण अर्थात क्वांटिटी में अंतर होता है किंतु उनके गुण अर्थात क्वालिटी जो है वो समान होती हैं। उदाहरणार्थ, ए अर्थात सर्वव्यापी स्वीकारात्मक तर्क वाक्य सभी खरगोश पशु हैं और आई तर्क वाक्य अंशव्यापी स्वीकारात्मक तर्क वाक्य कुछ खरगोश पशु हैं। इन दोनों के मध्य जो संबंध है उसे हम उपाश्रयण संबंध कहते हैं। इसी प्रकार जो ई तर्क वाक्य है जो सर्वव्यापी निषेधात्मक तर्क वाक्य है और जो अंशव्यापी निषेधात्मक तर्क वाक्य ओ है, इनके मध्य जो संबंध है उसे भी हम उपाश्रयण कहते हैं। उपाश्रयण संबंध में जिन दो निरुपाधिक तर्क वाक्यों के मध्य संबंध होता है उनमें से जो सर्वव्यापी निरुपाधिक तर्क वाक्य होते हैं उन्हें हम उपाश्रय कहते हैं, जबकि जो अंशव्यापी निरुपाधिक तर्क वाक्य होते हैं उन्हें हम
उपाश्रित कहते हैं। जैसे कि ए और ई जो हैं उपाश्रय हैं, जबकि आई और ओ जो हैं वे उपाश्रित हैं। यहाँ ये विचारणीय है कि उपाश्रयण संबंध में जो उपाश्रय और उपाश्रित होते हैं उनकी सत्यता और असत्यता के क्या नियम हैं। सर्वप्रथम हम उपाश्रय के संबंध में सत्यता और असत्यता के नियम जो हैं उन्हें स्पष्ट करते हैं। यदि उपाश्रय तर्कवाक्य सत्य है तो उपाश्रित भी सत्य होगा। जैसे कि यदि ए सत्य है तो आई सत्य होगा, और यदि ई सत्य है तो ओ सत्य होगा। किंतु यदि उपाश्रय जो है असत्य है तो उपाश्रित जो है वह संदेहात्मक हो जाएगा। यदि हमारा ए तर्कवाक्य असत्य है तो आई संदेहात्मक होगा, और यदि हमारा ई जो है वह असत्य है तो ओ हमारा संदेहात्मक हो जाएगा। उपाश्रय संबंध में उपाश्रित को लेकर सत्यता और असत्यता के क्या नियम हैं। उपाश्रय संबंध में यदि उपाश्रित तर्कवाक्य सत्य है तो उपाश्रय जो है वह संदेहात्मक होगा। उदाहरणार्थ यदि आई तर्कवाक्य सत्य है तो ए जो है वह संदेहात्मक होगा। इसी प्रकार यदि ओ सत्य है तो ई संदेहात्मक होगा। और उपाश्रय संबंध में जो उपाश्रित यदि असत्य होता है तो उपाश्रय भी असत्य हो जाता है। उदाहरणार्थ यदि हमारा आई तर्कवाक्य असत्य है तो हमारा ए जो है वह भी असत्य हो जाएगा, और यदि हमारा ओ असत्य है तो हमारा ई भी तर्कवाक्य असत्य हो जाएगा। परंपरागत विरोध वर्ग के अंतर्गत विरोध संबंध का जो चौथा प्रमुख प्रकार है वह व्याघात संबंध अर्थात कॉन्ट्राडिक्शन रिलेशन है। व्याघात संबंध सर्वव्यापी एवं अंशव्यापी निरुपाधिक तर्कवाक्यों के मध्य पाया जाने वाला वह संबंध है जिनके उद्देश्य एवं विधेय तो समान होते हैं, किंतु जिसके गुण और परिमाण दोनों ही एक दूसरे से भिन्न भिन्न होते हैं। इस प्रकार व्याघात संबंध निरुपाधिक तर्कवाक्यों के मध्य पाया जाने वाला वह संबंध है जिसके गुण और परिमाण दोनों में ही अंतर पाया जाता है। ए तथा ओ, ई और आई के मध्य जो संबंध है उसे ही हम व्याघात संबंध कहते हैं। ए सर्वव्यापी स्वीकारात्मक तर्कवाक्य है, जबकि ओ अंशव्यापी निषेधात्मक तर्कवाक्य है। ए जो है परिमाण की दृष्टि से सर्वव्यापी है, जबकि ओ जो है परिमाण की दृष्टि से अंशव्यापी है। ए जहाँ स्वीकारात्मक है वहीं ओ जो है अस्वीकारात्मक या निषेधात्मक है। उदाहरणार्थ सभी खरगोश पशु हैं, ये ए है, तथा कुछ खरगोश पशु नहीं है, ये ओ तर्कवाक्य है। इन दोनों के मध्य जो संबंध है वह व्याघात संबंध है। इसी प्रकार ई और ओ के मध्य जो संबंध है वह भी व्याघात संबंध है। ई जो है सर्वव्यापी निषेधात्मक तर्कवाक्य है, जबकि आई जो है अंशव्यापी स्वीकारात्मक तर्कवाक्य है। जैसे कि कोई खरगोश पशु नहीं है, ये ई निरुपाधिक तर्कवाक्य है, जबकि कुछ खरगोश पशु हैं, ये आई निरुपाधिक तर्कवाक्य है। इन दोनों के मध्य जो संबंध है वह भी व्याघात संबंध है। अब ये देखने का प्रयास करते हैं कि व्याघात संबंध जो है उसके विषय में सत्यता और असत्यता के क्या नियम हैं। व्याघात संबंध में एक निरुपाधिक तर्कवाक्य के सत्य होने पर दूसरा असत्य हो जाता है। उदाहरणार्थ यदि ए निरुपाधिक तर्कवाक्य सत्य है तो वो ओ जो है असत्य हो जाएगा। इसी प्रकार यदि ई सत्य है तो वो आई जो है वो असत्य हो जाएगा। व्याघात संबंध है उसकी सत्यता और असत्यता के विषय में जो दूसरा महत्वपूर्ण नियम है वह है कि एक के असत्य होने पर दूसरा सत्य हो जाता है। यदि हमारा ए तर्कवाक्य असत्य है तो हमारा ओ सत्य होगा, और यदि ई तर्कवाक्य असत्य है तो आई तर्कवाक्य सत्य हो जाएगा। इस प्रकार व्याघात संबंध में एक निरुपाधिक तर्कवाक्य के सत्य होने पर दूसरा असत्य हो जाता है, और एक के असत्य होने पर दूसरा सत्य हो जाता है। इस प्रकार आज के इस व्याख्यान में हमने देखा कि परंपरागत विरोध वर्ग क्या है, विरोध जो संबंध है उसका स्वरूप क्या है, विरोध संबंध के प्रमुख प्रकार
कौन से हैं और इनकी सत्यता और असत्यता के नियम कौन कौन से हैं। आज की इस व्याख्यान से संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न इस प्रकार हैं। परंपरागत विरोध वर्ग से आप क्या समझते हैं? परंपरागत विरोध वर्ग में विरोध संबंध की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। विरोध संबंध के प्रमुख 4 प्रकार कौन से हैं, उन्हें उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कीजिए। विपरीत संबंध की अवधारणा को उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कीजिए। उप विपरीत संबंध किसे कहते हैं, इसे उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कीजिए। व्याघात संबंध को उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कीजिए। उपाश्रयण संबंध क्या है, स्पष्ट कीजिए। एक जो है निबंधात्मक प्रश्न ये हो सकता है, परंपरागत विरोध वर्ग की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए इसके जो विभिन्न प्रकार हैं उन्हें स्पष्ट कीजिए।